Hello everyone, this is Vikas and today we are going to discuss about the historiography of Indian nationalism. Okay, but before discussing about Indian nationalism, we must learn certain words. Okay, like what do we mean by nation, nationalism, and Indian nationalism is okay. Thereafter we will be able to do historiography of Indian nationalism from different perspectives. Okay, so की टर्म्स हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, लाइक नेशन, व्हाट डू वी मीन बाय नेशन. सो नेशन, it is a large and anonymous human community which is constituted historically. It is not natural. Okay, naturally बनता नहीं है. Again it is shaped by both subjective and objective elements. Subjective elements की बात करेंगे, so subjective elements like will, consciousness and memory play करता है important role. And again objective elements की बात करोगे तो shared language होता है, territory होता है, culture होता है. So these all things are influential in shaping a nation. Again members have mutual rights and duties which results in creating common myths and public culture. ओके, सो ये नेशन होता है. इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे. एंड अगेन अगर बात करें कि नेशनलिज्म क्या होता है, सो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट असर्ट्स द एग्रीमेंट बिटवीन पॉलिटिकल एंड नेशनल यूनिट्स. अगेन ये एक सेंटिमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं ना, शो करते हैं सुप्रीम लॉयल्टी टू वंस नेटिव ट्रेडिशन, सॉइल और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी. और ये पावरफुल होता है एंड इमोशनल फोर्स होता है. ओके, इट इज़ अ पावरफुल एंड इमोशनल फोर्स that works to crystallize and unify diverse people into a single national identity. तो ये होता है नेशनलिज्म. अब इंडियन नेशनलिज्म क्या होता है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है which advocates unity, self determination and sovereignty for India. It was rooted in resistance to colonial rule. Okay, and it blends diverse languages, traditions and religions into a shared identity. Again this emphasizes, जो इंडियन नेशनलिज्म में क्या emphasize करता है, on independence emphasis होता है इसका, social reform, democratic governance and cultural pride. and ये अपोज करता है किसको, इट अपोजेस एक्सटर्नल डोमिनेशन एंड इंटरनल ऑपरेशन को ये अपोज करता है. लेकिन ये जो इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ओवरऑल आप देखोगे तो इट इज़ अ वेरी हाईली डिबेटेबल कॉन्सेप्ट. इतना आसान नहीं है इसको समझना, तो फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. तो पहले चलते हैं कौन सा हमारा है, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म पे उनका क्या व्यू है. सो अगेन पहले बात करेंगे लाइक इट गेन्ड अ मोमेंटम. इसको अगर मेच्योर फॉर्म बात करोगे व्हेन इट गॉट, तो इट गेन्ड अ मेच्योर फॉर्म ड्यूरिंग द 19th century in the works of English historians. Overall they rejected the idea of India as a nation and emphasized that Indian nationalism was the result of the British rule. तो उनका कहना था कि भाई इंडिया कभी नेशन नहीं था एंड इंडियन नेशनलिज्म क्या था, ये रिजल्ट था किसका, ब्रिटिश रूल का. उससे पहले तो नेशनलिज्म था ही नहीं, इनका कहना है कॉलोनियल वालों का. तो देखोगे इनके की एस्पेक्ट की हम बात करोगे तो जैसे रिजेक्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे लाइक दे रिजेक्टेड इंडियन नेशनहुड. सो उनका कहना था इंडिया नेवर हैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन एंड कुड नॉट अचीव इन द फ्यूचर. उनका कहना था कि भाई इंडिया पास्ट में नेशन था और न फ्यूचर में कभी हो पाएगा. दे पोर्ट्रेड इंडिया एज conglomeration of different and often antagonistic religious, ethnic and linguistic and regional groups that could never be unified. तो उन्होंने इंडिया को पोर्ट्रे किया कि भाई कॉन्ग्लोमरेशन है किसका, डिफरेंट एंड डाइवर्ज ग्रुप्स का. लाइक जैसे रिलीजियस ग्रुप अलग अलग हैं यहाँ पर, एथनिक अलग अलग हैं, लिंग्विस्टिक वाले बहुत सारे डिफरेंट हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो ये कभी यूनिफाई नहीं हो सकते उनका कहना था. तो दैट्स वाई दे रिजेक्टेड इंडियन नेशनहुड. देन उनका जस्टिफिकेशन था कॉलोनियल रूल का कि हम रूल कर रहे हैं तो क्यों ज़रूरी है भाई. तो जैसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिपिक्टेड इंडिया एज अ लैंड ऑफ हॉस्टाइल एंड वेयरिंग यूनिट्स टू प्रूव दिस कि हाँ भाई इंडिया में कुछ मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यूनिटी नहीं है. तो प्रूव करने के लिए जैसे कि आते हैं W. हंटर हैं एंड हर्बर्ट रिशले हैं. सो दे ट्राइड टू सेग्रीगेट एंड क्लासीफाई द कंट्री इनटू काउंटलेस ट्राइब्स एंड कास्ट. उन्होंने कोशिश किया ताकि डाइवर्सिटी दिखा पाएँ. ठीक है, दिखा पाएँ.
अगेन विंसेंट स्मिथ आते हैं तो ही डिपिक्टेड इंडियाज पॉलिटिकल बॉडी एज द कंपोजिशन ऑफ म्यूचुअली रेपेलेंट मॉलिक्यूल्स इन विच हिंदू स्टेट्स like lacked cohesion resulting in the vulnerability and outside invasions। तो विंसेंट स्मिथ आते हैं तो बोलते हैं कि भाई जो हिंदू स्टेट्स हैं इंडिया में उनका कोई कोहेजन नहीं है, जिससे क्या है ना काफ़ी वल्नरेबल हैं, इसलिए क्या होता है आउटसाइड से अटैक आता है। इसलिए क्या है ना देयरफॉर उनका कहना था कि देयरफॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द ब्रिटिश रूल वाज डीम्ड नेसेसरी टू करेक्ट दिस डिसयूनिटी। तो जो ब्रिटिश रूल आया ना ये काफ़ी नेसेसरी था, एक सेंट्रल अथॉरिटी होकर आया है जो इनको प्रोटेक्ट करेगा, उनका कहना था। फिर वो बोलते हैं तो ये ब्रिटिश बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म विड्रॉन देन इंडिया विल अगेन बिकम फ्रैगमेंटेड। तो उनका कहना था कि भाई अगर ब्रिटिश रूल जो बेनेवलेंट ब्रिटिश रूल है अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, अगेन इंडिया वही फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, टूटा फूटा हो जाएगा फिर से। तो अगेन और एक आदमी आते हैं जैसे कि वैलेंटाइन चिरोल हैं, वो बोलते हैं सो फॉर वैलेंटाइन चिरोल द टर्म इंडिया, जो इंडिया का टर्म जो हम टर्म लेके चलते हैं, सो इट वाज मेयरली अ जियोग्राफिकल क्रिएशन। वो बोलते हैं कि एक जियोग्राफिकल क्रिएशन है भाई, किसने बनाया है, बाय द ब्रिटिश। किस लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने के लिए बनाया गया था इंडिया को। एंड इट वॉज ब्रिटिश रूल, और ये ब्रिटिश रूल ही था दैट प्रिवेंटेड, जिसने प्रिवेंट किया है इंडिया को गोइंग इनटू एंशिएंट डिवीजन, जिससे क्या है ना इंडिया एंशिएंट डिवीजन में नहीं जा पाया है। सो ये ओवरऑल इनका ये कहना था। और देखोगे तो हाँ अगेन वो डिसमिस करते हैं इंडियन नेशनलिज्म को, जैसे कि जब व्हेन द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगन टू इमर्ज, तो उस टाइम पे द कॉलोनियलिस्ट जो थे दे ट्राई टू काउंटर इट बाय डाउनग्रेडिंग इट एज एन एजिटेशन बाय द सेल्फिश मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लासेस और बंगाली बाबू। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या ना ब्रिटिशर्स ने जो है इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये कुछ नहीं है भाई, एक सेल्फिश एक एजिटेशन है बाय द सेल्फिश मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर्स के लोगों को द्वारा, ये जिसे वो सो कॉल्ड बंगाली बाबूज बोलते थे। सो दे डिनाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ट्रू नेशनल मूवमेंट। उन्होंने कहा कि कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है, ट्रू नेशनल मूवमेंट नहीं है। लेकिन देखो शुरुआत में तो ऐसे चलो मान लेते हैं थोड़ा ठीक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप देखोगे एक मास पैन इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हो जाता है, कब होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तब भी जो है कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो उनको फेवर करते हैं, सो दे क्वेश्चनड इट्स इफेक्टिवनेस एंड हाईलाइटेड रिलीजियस कास्ट एंड एथनिक डिविजन्स टू डिनाई इट एनी नेशनल करेक्टर। तो उन्होंने कोई भी इसको नेशनल करेक्टर, नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं दिया, नेशनल जो इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट था उसको, और उसको उन्होंने हाईलाइट किया इश्यूज़ को, जैसे रिलीजियस कास्ट एथनिक डिविजन्स को उन्होंने हाईलाइट किया इसको प्रूव करने के लिए। अगर इस स्कूल के जो प्रोपोनेंट्स की बात करें, स्कॉलर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं इस व्यूज़ को, इनके व्यूज़ को, लाइक जेम्स मिल हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं, तो उन्होंने जो अर्ली जो रेफरेंसेस हैं इस चीज़ के दिए हैं, ठीक है। और अदर कुछ लोगों की बात करोगे तो हमारे पास कौन है, लाइक मॉन्स्टुआर्ट हैं, एल्फिनस्टेन हैं, हेनरी एलियट हैं, जॉन डाउसन हैं, डरोडो हंटर हैं, विंसेंट स्मिथ जैसे लोग हैं। अगेन जॉन स्ट्राची एंड जॉन सिली की बात करोगे तो उन्होंने तो भाई इंडिया एक नेशन था उसका पॉसिबिलिटी को ही उन्होंने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। एंड अगेन एडवर्ड थॉम्सन की बात करोगे, G.T. गैराट की बात करोगे, सो दे ओपाइंड दैट ब्रिटिश रूल क्रिएटेड एन इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास whose unfulfilled aspirations led to conflict with the ruling class। तो उन्होंने बोले कि भाई ये क्या ना इंग्लिश जो रूल आया, ब्रिटिश रूल आया, उसने एक ऐसा इंग्लिश एजुकेटेड क्लास बनाया, मिडिल क्लास बनाया, जो कि जिनके जो अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस थे उससे क्या है ना एक कन्फ्लिक्ट आया उनके अपने ही रूलिंग क्लास के अंदर में, ठीक है, हमारे बीच नहीं, उनका कहना था। ओके इसके बाद चलते हैं लाइक कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज वाले क्या बोल रहे हैं, सो देखते हैं उनके बारे में, ठीक है। सो दिस स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑन इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड in mid 1960s at Cambridge University. Its views resembled in many ways some ideas of colonialist historiography and stood in opposition to the nationalist and Marxist approaches। तो इसका व्यूज़ जो देखोगे आपको कैम्ब्रिज वालों का तो लगभग कॉलोनियलिस्ट हिस्टोग्राफी के आसपास चलता है और अपोज करते हैं ये नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट को, ओके। इसका प्राइमरी एम क्या था ना, इट्स प्राइमरी एम वाज टू कम्प्लीटली डिबंक द इंडियन नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, चैलेंजिंग द नोशन ऑफ लीडर्स ड्रिवन बाय नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इनका प्राइमरी एम क्या था कि हाँ भाई कंप्लीटली हम डिबंक कर देंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, ये नेशनल मूवमेंट था ही नहीं अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, और वो चैलेंज करेंगे कि जो लीडर्स की जो आइडियोलॉजी थी कि हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको ये रिजेक्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं।
इनकी फोकस की बात करोगे तो उनका कहना था कि नेशनलिज्म जो इंडिया में चल रहा था तो इट वाज लेस अबाउट आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी का कम था, एंड मोर अबाउट लोकल पॉलिटिक्स, और ये लोकल पॉलिटिक्स, पैट्रोनेज एंड एलिट कंपटीशन जो था पावर के लिए, उसके लिए ज़्यादा था। ठीक है, और इसको जो पाने के लिए जो है लीडर्स ने, जो है लोकल लीडर्स ने क्या किया, मोबिलाइज किया अपने मासेस को प्राइमरीली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो उनका इन शॉर्ट कहना यही है कि भाई जो नेशनलिज्म कुछ नहीं था, ये अपने आप में इंडिया के जो लोग लीडर्स थे वो अपने आप में कुछ पावर पोजीशन के लिए पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया है इसके लिए, मासेस को उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए। देन देखोगे वो रिजेक्ट करते हैं इंपीरियलिज्म, और जो इनका डिबेट चलता है रिजेक्शन ऑफ इंपीरियलिज्म वर्सेस इंडियन पीपल कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें आप देखोगे तो क्या करते हैं ना, नेशनलिस्ट या मार्क्सिस्ट वाले को देखोगे तो उन्होंने क्या देखा है कि इंडियन नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ कैसे, फ्रॉम द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इंडियन पीपल एंड इंपीरियलिज्म। लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल वालों का क्या कहना है कि भाई ऐसा कोई रियल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इंडियन पीपल एंड इंपीरियलिज्म नहीं था। इंस्टेड उन्होंने बोला कि भाई एक सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन किस में था, विद इन इंडियन पीपल था, अमंग इंडियन पीपल था। ठीक है, और वो जो कॉन्ट्रडिक्शन चला था किसके बीच में, मोस्टली चला था आपका एजुकेटेड एलिट क्लास की में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था। ठीक है, जैसे कि वो बोलेंगे एलिट राइवलरी उनके बीच में चल रहा था, वो बोलेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे जैसे एलिट राइवलरी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे वो लाइक नेशनलिज्म, वो बोलते हैं कि नेशनलिज्म अरोज फ्रॉम कंपटीशन अमंग इंग्लिश एजुकेटेड एलिट्स फॉर लिमिटेड पोजीशंस प्रोड्यूसिंग राइवलरी अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटी रादर देन क्लास कन्फ्लिक्ट। तो उनका कहना था कि भाई देखो कोई क्लास कन्फ्लिक्ट यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा था। ये जो देखो ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो जो थोड़े थोड़े पोस्ट अपॉर्चुनिटी जो दे रहे थे पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, उसके लिए जो है जो इंडियन इंग्लिश एजुकेटेड एलिट क्लास था वो लड़ रहा था कि कौन ये लिमिटेड पोजीशन को अक्वायर करेगा, उसके लिए तो वही राइवलरी चाहिए थी, कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं था, उनका कहना है। अगेन वो रिजेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी को। तो लीडर्स वर मोटिवेटेड, उनका कहना था कि भाई लीडर्स वर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड पावर, नॉट आइडियल्स और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और आइडियोलॉजी उनके लिए क्या था ना, आइडियोलॉजी वाज ट्रीटेड एज ए फैसेड मास्किंग पर्सनल एम्बिशंस। तो ये जो मुखौटा पहन के वो आंदोलन कर रहे थे या मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है कैम्ब्रिज वालों का कि आइडियोलॉजी एक चेहरा का मुखौटा था, उसके पीछे उनके अलग मोटिव्स थे, ये जो लीडर्स थे उनका कहना है। अगेन लोकल पैटर्न क्लाइंट नेटवर्क्स की टू पॉलिटिक्स, वो बोल रहे थे कि भाई लोकल पावर स्ट्रगल चल रहा था। सो नेशनलिज्म लोकल पावर स्ट्रगल देखोगे तो नेशनलिज्म रिफ्लेक्टेड, ये जो नेशनलिज्म चल रहा था दैट रिफ्लेक्टेड रीजनल एंड लोकल एलिट स्ट्रगल्स फॉर डोमिनेंस रादर देन अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो भाई लोकल ये चला था कि कौन डोमिनेंट होगा, कोई नेशनल यूनिफाइड मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं था, उनका कहना है। देन फैक्शनल पॉलिटिक्स वहाँ पे चला था। लेटर अटेंशन देखोगे तो आप शिफ्ट करता है वर्टिकल पैटर्न क्लाइंट नेटवर्क्स में अक्रॉस कास्ट क्लास एंड रिलीजन। ठीक है, और ये रियल ड्राइवर्स थे ऑफ पॉलिटिक्स, इसके चलते पॉलिटिक्स चल रहा था सब। अगेन इसमें ब्रिटिश का क्या रूल था, या ब्रिटिश रूल का क्या रोल था वहाँ पर। तो देखो जो ब्रिटिश रिफॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशंस जितने भी उन्होंने इस्टेब्लिश किए, तो ये कैटलिस्ट हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे थे। दैट्स वाई क्या होना, जो उन्होंने शेप किया है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को, एंड कंपटीशन वहाँ पे अराइज है कि जो थोड़ा बहुत जो पोजीशन पावर पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको कौन अक्वायर करेगा। तो इसके लिए तो ब्रिटिशर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो बोल जाते हैं, कैम्ब्रिज वाले बोलते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये लोग कुछ नेशनल मूवमेंट ऐसा कुछ होता नहीं। अगर नेशनलिस्ट रेटोरिक की बात करोगे तो एक एंटी इम्प्रेस्ड लैंग्वेज वाज अ कवर फॉर लोकल डिस्प्यूट। तो अपने आप में लोकल डिस्प्यूट्स को अराइज कर रहे थे, रियल कन्फ्लिक्ट उनके बीच में ही चल रहा था, इंडियन के बीच में ही। और एक एंटी एक मुखौट, एक क्या बोलते हैं, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लेकर वो चले थे, ऐसा कुछ था नहीं, एक कवर था वो। क्वेश्चनिंग ऑथेंटिसिटी, वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या इनकी ऑथेंटिसिटी है। इंडियन नेशनलिज्म वॉज दे व्यूड, कैम्ब्रिज वालों ने व्यू किया कि इंडियन नेशनलिज्म क्या था, एक इनऑथेंटिक चीज़ था। जैसे यूरोपियन नेशनलिज्म था वैसा ये था ही नहीं। यूरोपियन नेशनलिज्म 19वीं सेंचुरी में था, वैसा यहाँ पे इंडिया में कुछ नेशनलिज्म हमको देखने को ही नहीं मिलता है। ओके, इनऑथेंटिक है ये। ठीक है, उसी में कुछ एग्जांपल्स आते हैं जिसके अनिल सिल क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी किताब है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि 1968 में आता है। देयर ही आर्ग्यूड दैट नेशनलिज्म वाज नॉट अ मास एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बट रादर अ प्रोडक्ट ऑफ कंपीटिंग लोकल एलिट्स यूजिंग पॉलिटिक्स फॉर पैट्रोनेज एंड पावर। उनका ये कहना है।
सी ए वाइली की बात करोगे तो उनका जो किताब है इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि 1988 में आता है, इन दैट बुक ही एम्फसाइज दैट इंडियन पॉलिटिक्स वॉज रूटेड इन लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिजिनस नेटवर्क्स ऑफ पैट्रोनेज एंड लोकल एलिट्स and nationalism grew out of these pre-colonial and colonial structures rather than mass resistance। जूडिथ एम ब्राउन की बात करोगे, देखो ओवरऑल सारे यही बोलेंगे, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है, ठीक है। तो जूडिथ एम ब्राउन क्या है, अपनी किताब स्टडीज़ ऑफ गांधी एंड इंडियन पॉलिटिक्स में बोलती हैं वो, शी आर्ग्यूड दैट कांग्रेस मोबिलाइजेशन वाज लिमिटेड एंड एलीट ड्रिवन with nationalist leaders adopting their strategies to local socio-political structures rather than creating a truly unified mass movement। तो उनका वही कहना है कि कांग्रेस मोबिलाइजेशन क्या था भाई, लिमिटेड था, एलिट ड्रिवन था, लोकल पॉलिटिक्स पे बेस्ड था, सोशियो पॉलिटिकल बेस्ड पे बेस्ड था, कोई एक नेशनल यूनिफाइड कुछ कैरेक्टर उसका था नहीं। जूडिथ एम ब्राउन कह रहे हैं भाई। देन गैलगर एंड जॉनसन एंड सीरी जो कैम्ब्रिज के ट्रायम्विरेट हैं, ठीक है, ट्रायम्विरेट हैं, वो क्या बोल रहे हैं। सो अपनी किताब जो एक्सप्लेनेशंस ऑफ डीकोलोनाइजेशन जो कि 1968 में आता है, देयर दे आर्ग्यूड दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज लेस अबाउट द क्लैश बिटवीन एम्पायर एंड कॉलोनी एंड मोर अबाउट रीजनल राइवलरीज, एलिट बार्गेनिंग एंड द पॉलिटिक्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन विद इन द कॉलोनियल सिस्टम। ये उनका कहना है कैम्ब्रिज वालों का। नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट की बात करते हैं। सो दिस व्यू पॉइंट emerged in the mid 1960s as a reaction against the liberal Englishman व्यू पॉइंट, colonial व्यू पॉइंट, ओके। लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है उन्होंने आइडियाज़ जो है वहाँ से बोरो किए हैं, लेकिन फिर भी वो रिजेक्शन में आए हैं, ये जो नेशनलिस्ट स्कूल आया है, ठीक है। इनका कोर थीम की बात करोगे तो पहले बात करते हैं कि नेशनल मूवमेंट क्या था। तो फर्स्ट वो बोलते हैं कि भाई सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी के लिए था। सो दे व्यू दैट नेशनल मूवमेंट माइट हैव स्टार्ट, उनका कहना था कि ठीक है भाई, जो नेशनल मूवमेंट था माइट हैव स्टार्टेड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट इनिशियली हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए स्टार्ट हुआ हो, बट इट्स मेन एम वाज टू सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। लेकिन इसका एम क्या था कि अपना जो इंडियन है उनका सेल्फ आइडेंटिटी सर्च करने के लिए इसका मेन एम था। एंड इस आइडेंटिटी को उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया। सो दिस आइडेंटिटी ऑफ इंडिया वाज एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज, ड्रेस एंड ट्रेडिशन। और इसका एम क्या था, नाइट एमिंग टू इंटीग्रेट वेरियस आप क्या बोलोगे, प्रोटेस्ट, ठीक है, वेरियस एमिंग, ठीक है। सो वही बात है कि इसका जो इसका एम था कि इंटीग्रेट करेंगे जो वेरियस प्रोटेस्ट चल रहा था इनटू यूनिफाइड पॉलिटिकल फार्मूला अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, तो उसको हम कैसे यूनिफाई करेंगे और एक सिंगल पॉलिटिकल फार्मूला देंगे। अगेन मिडिल क्लास इंटेलिजेंस इसमें क्या रोल प्ले करेंगे, ये उनका सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी था। अगेन दूसरे बात करोगे तो इनएविटेबल कन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश राज बोलते हैं। सो नेशनल हिस्टोरियंस बिलीव दैट एज द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनका इंटरेस्ट अलग था, इंडियंस का अलग था, डिफरेंट, देयर फॉर एक क्लास जो फाइट था वो होने वाला था, इनएविटेबल था। दे रिकॉग्नाइज्ड अ ह्यूज गैप, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ह्यूज गैप था बिटवीन जो इन्फॉर्मेशन एंड इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स अंडर अ कॉलोनियल पॉलिसी। तो ब्रिटिश जो कह रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसमें काफ़ी गैप था, इसलिए बोलते कि कन्फ्लिक्ट तो आना था भाई, ह्यूज गैप, ठीक है। सो नो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव रूल इन ब्रिटिश रूल इंडिया, उन्होंने कहा कि भाई कोई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव रूल ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने था ही नहीं, ठीक है। उन्होंने एम्फोसिस किया, और किस पे बात किया उन्होंने, एम्फोसिस किया उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन पर उन्होंने एम्फोसिस किया। जैसे कि देखिए एक सिग्निफिकेंट थीम जो है नेशनलिस्ट राइटिंग में आप देखोगे इमर्ज होता है इन द राइटिंग्स ऑफ नेशनल हिस्ट्रियंस, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं, आरसी दत्ता हैं, ठीक है। और दे हाईलाइटेड, इन्होंने हाईलाइट किया है द एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्री, हाईलैंड रेवेन्यू, फोर्स्ड कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेवेन्यू ऑन मेंटेनिंग फोर्सेस। तो इन्होंने हाईलाइट किया है दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ चीज़ों को। अब कॉन्ट्रडिक्शन देखो, कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं कि इंपीरियलिज्म इंडियन पीपल में था भाई, डिफरेंसेस थे जैसे। सो दिस अलाउड देम, तो इसने अलाउ किया उनको क्या, टू पेपर ओवर ऑल द क्लास, कास्ट, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द इंडियन सोसाइटी, जिससे क्या उन्होंने पोर्ट्रे किया एक पैन इंडियन एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट को उन्होंने, ठीक है, तैयार किया। उन्होंने व्यू किया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट था, एक मूवमेंट क्या था, ऑल क्लासेस मूवमेंट था इन इंडियन सोसाइटी। सो दे व्यूड नेशनल मूवमेंट एज अ मूवमेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी। जैसे कि पटाभी सीतारामैया बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, ठीक है, बोलते हैं कांग्रेस न्यू नो डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन इंडिया, बिटवीन वन प्रोविंस एंड अनदर, between classes and masses, between towns and villages, between the rich and the poor, between agricultural and industrial interests,
बिटवीन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स। तो एक पट्टा भी इसी तरह में बोलते हैं कि भाई कांग्रेस इन सारे डिफरेंस को नहीं मानता है। अगेन टू व्यूज़ थे नेशनलिस्ट स्ट्रगल के, नेशनल आइडियाज़ के टू व्यूज़ होते हैं कि कैसे समझ आता है। तो कुछ बोलते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते आया, कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई इंडिजिनस था, एंशिएंट रूट है इसके। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में देखोगे तो सम बिलीव दैट वेस्टर्न एजुकेशन एंड जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी वर फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ऑफ इंडिया, कुछ का मानना है। जैसे इंडिजिनस रूट में बात करोगे तो जैसे अदर्स बिलीव्ड दैट दीज आइडियाज़ हैव बीन प्रेजेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स। एट द नेशनल मूवमेंट जैसे शुरू हुआ इंटेंसिफाइड, राइटर्स शोट दिस इंडिजिनस रूट्स फॉर सच आइडियाज़। तो वेरियस पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इंडिया एज ए नेशन, वेरियस पर्सपेक्टिव क्या है। तो कुछ ने कहा कि भाई इट इज़ नेशन इन द मेकिंग, ये क्या है, नेशन इन दी मेकिंग है। तो हिस्टोरियन जिसे बोलोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, आर.सी. मजूमदार हैं, उन्होंने कंसिडर किया है इंडिया को एज ए नेशन इन द मेकिंग। द पर्पज ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या था, वॉज टू यूनाइट इंडियंस इंटू अ सिंगल नेशन बेस्ड ऑन कॉमन ग्रीवियंसेस एट द कंसेप्शन ऑफ यूनाइट इंडियंस। सो उनका क्या था, जो कंसेप्शन था, क्या कंसेप्शन था कि इंडिया को एज अ कॉमन मदरलैंड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे अब इवोल्व हो रहा था, ये पूरा डेवलप नहीं हुआ था। ताराचंद भी देखोगे तो सेम टाइप की चीज़ बोलते हैं। तो ताराचंद ऑल्सो व्यूड द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन नेशन एज अ रिसेंट फिनोमेनन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस। अगेन कुछ बोलते हैं कि एंशिएंट नेशनहुड बनी, भाई ये पहले से नेशनहुड था ये। तो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं, जैसे कि अर्लीस्ट टाइम से है, जैसे कि आर.के. मुखर्जी बोल दीजिए। तो आर.के. मुखर्जी जो अपनी बुक है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जो कि 1914 में आता है, उनमें बोलते हैं ही आर्ग्यूड दैट एंशिएंट इंडिया हैड अ सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल यूनिटी एंड नेशनलिज्म। हरबिला शारदा हैं, अपनी जो किताब है हिंदू सुपीरियरिटी 1906 में, लाला लाजपत राय यंग इंडिया 1916 में बोलते हैं, सेम चीज़ बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्लेम करते हैं कि भाई इंडिया में एंशिएंट टाइम में नेशनहुड था और सुपीरियर थे हम लोग। के.पी. जायसवाल देखोगे तो इन जो अपनी किताब है हिंदू पॉलिटी 1924 में आता है, हियर ही असर्टेड दैट एंशिएंट इंडिया हैड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कंपेरेबल टू मॉडर्न ब्रिटेन। तो आप ये देखोगे जो वैदिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं इस किताब में, और आप देखोगे जो 6th सेंचुरी BC में जो इमर्ज होते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो उसके बारे में ये बात करते हैं, जैसे कि आप गणा संघ ऐसा की बात करोगे, ठीक है। ओके तो ऐसा ये बात था, ठीक है। फिर अब देखो तो मैंने बताया ये चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। नेशन इन द मेकिंग जैसे मैंने बात, हाँ अब सिविलाइजेशनल यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें टैगोर और गांधी और सुभाष के व्यूज़ इसमें आएंगे। तो देखो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो दे व्यूड ही व्यूड इंडिया नॉट मेरली एज ए टेरिटोरियल यूनिट बट एज ए सिविलाइजेशन। तो उन्होंने क्या बोला, तो एक सिविलाइजेशन था, उन्होंने बोला कैसे, तो वेरियस इन्वेडर्स एसिमिलेटेड। तो यहाँ पे वेरियस इन्वेडर्स आए जो उनके एसिमिलेट हो गए यहाँ पर, जिससे क्या होना एनरिच हुआ इसका कल्चर विच पजेसिंग अ ब्रॉडर सिविलाइजेशन एंड कल्चर यूनिटी। तो यहाँ पे सिविलाइजेशनल एंड कल्चर जो ब्रॉडर था उसकी यूनिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी इन्वेडर्स आते हैं और एसिमिलेट होते हैं इंडियन कल्चर में। गांधी ऑल्सो हेल्ड अ सिमिलर विजन ऑफ इंडियाज पास्ट एंड फ्यूचर। तो इंडिया का पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में गांधी का भी वही सेम व्यूज़ था। सुभाष बोस ऐसा बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस तो और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, he considered it is India as a fundamental unity binding various groups with strong but invisible threats। तो इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशन के रिगार्डिंग ये सुभाष के थॉट्स थे। लेकिन ये डिसकंटेंट जो आया लोगों में, क्यों आया अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, तो उसके कारण है जैसे कि तो दी अनफ्रेंडली एटीट्यूड ऑफ कॉलोनियल रूलर्स, रिएक्शनरी पॉलिसीज़ लाइक जैसे कि बात करेंगे लिटन के टाइम पे जो हुआ, द इलिबर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गया, मॉडर्न एजुकेशन की बात करोगे, प्रिंटिंग प्रेस की बात करोगे, मॉडर्न लिटरेचर की बात करोगे, द पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करोगे, द रशियन सुपीरियरिटी की बात करोगे, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो फेज हो रहा था किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश। ये सारे जो है रोल प्ले करते हैं, जिससे क्या है डिसकंटेंटमेंट जो है क्रिएट होता है अमंग द इंडियन पीपल, और वो प्रोटेस्ट में आते हैं। इसमें रोल ऑफ मिडिल क्लास लीडरशिप के बारे में वो जब जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन से क्यों करते हैं बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखिए वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास ने आखिर लीडरशिप क्यों ली, वरना बाकी वाले सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है इसको। सो द मासेस वर नॉट, उन्होंने बोला द मासेस वर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शन एंड नीडेड टू बी मोबिलाइज्ड बाय मिडिल क्लास लीडर्स। फिगर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय जी हैं, एंड आप देखोगे CF एंड्रूज हैं, गिरजा मुखर्जी हैं। सो दे इक्वड लाइक दिस काइंड ऑफ व्यूज, ओके, एंड दे वर डेडिकेटेड आइडियलिस्ट
inspired by patriotism and the welfare of the country, representing all classes and pursuing national, secular and progressive politics, not narrow personal और class interest। तो ये लीडर्स का रोल था यहाँ पे कि भाई एक आइडियल लोग थे, पेट्रोटिज्म से भरे हुए थे और लोगों की भलाई के बारे में सेकुलर, नेशनल, ये सब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के आइडियोलॉजी चल रहे थे। इसलिए आप उन लीडरशिप जरूरी था मिडिल क्लास का, क्योंकि जो कॉमन लोग थे वो इतने कैपेबल तो नहीं थे, उनका कहना है। अब बिपिन चंद्रा की बात करोगे तो भी इनिशियली देखो, बाद में अलग हो जाते हैं, लेकिन इनिशियली देखोगे बिपिन चंद्रा इसको भी बोलते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म क्या है। इंडियन नेशनलिज्म एक मॉडर्न आइडियोलॉजी है, ठीक है। पुराना आंसर टाइम में नहीं था, ये कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट वाले जब राइटिंग में जब ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो बाद में इनका व्यू चेंज होता है बिपिन चंद्रा का, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट व्यू की हम अगर बात करें सो ये देखोगे तो ये डेवलप होता है लाइक 1930s में डेवलप होता है, ठीक है। और मेजर एक्सप्रेशन इसका देखोगे 1940s में होता है, और इसका कंसोलिडेशन की बात करोगे तो 1940 से 60s के बीच में इसका होता है। इनके देखो हम लोग पहले मालूम है की एस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो क्या है। तो पहले बात है तो ये क्रिटिक करते हैं प्रीवियस व्यूज़ को, जैसे मार्क्सिस्ट स्कूल क्रिटिसाइज़ करता है कॉलोनियलिस्ट को फॉर इट्स डिस्क्रिमिनेटरी व्यूज़ एंड नेशनलिस्ट कमेंटेटर्स को फॉर सीकिंग रूट्स ऑफ नेशनलिज्म इन एंशिएंट पास्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों पर्सपेक्टिव, नेदर पर्सपेक्टिव्स पेड अटेंशन टू इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लास स्ट्रक्चर्स। इनका कोर प्रिंसिपल्स की बात करोगे तो हमको पहले ही मालूम है, तो देयर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लासेस। दे एक्नॉलेज्ड अ बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड इंडियन सोसाइटी। लेकिन इन्होंने क्या है ना, रिकॉग्नाइज किया है क्लास डिफरेंसेस को, कॉन्ट्रडिक्शन को उन्होंने विद इंडियन सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज किया इन्होंने। दे बिलीव्ड इंडिया एज ए नेशन बीइंग क्रिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स। उन्होंने बिलीव किया कि इंडिया एक नेशन टाइम में बना हुआ है, इन विच नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे देखोगे एक किताब है इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में आता है, तो एम.एन. रॉय उन्होंने यहाँ पे एक वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सो एम.एन. रॉय ने एक्सप्लेन किया है दैट इंडिया वॉज ऑलरेडी लिंक्ड टू ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ कैपिटल सोसाइटी। He believed that the bourgeoisie, that is middle class or beginning class, not feudal lords, were the main driving force in this process. According to Roy, Indian nationalism, especially Indian National Congress, was the political expression of native capitalism, showing the ambitions of a young and growing bourgeoisie after the First World War. देखो इन शॉर्ट अगर मैं इन शॉर्ट बोल देता हूँ कि जो इंडियन नेशनलिज्म स्ट्रगल था मार्क्सिस्ट के व्यू पॉइंट से क्या था ना, एक पार्ट था ग्लोबल कैपिटलिज्म का। दुनिया में कैपिटलिज्म आ रहा था, उसी से ये चल रहा था, इंडिया में नेशनल फ्रीडम चल रहा था, क्योंकि लोगों को यहाँ की जो रिच क्लास थी वो क्लास उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। मोनोपोलाइजेशन बाय द ब्रिटिश था, तो इसके लिए चल रहा था, ठीक है। इन शॉर्ट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर.पी. दत्ता है तो इंडिया टुडे 1947 में क्या बोल रहे हैं। सो ही ट्रेस्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी विद द INC एज इट्स मेन ऑर्गेनाइजेशन। तो आर.पी. दत्ता जो है बोलते हैं कि नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट होता है लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, और INC ठीक है इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन रहता है इस चीज़ को ड्राइव करने में। तो क्या बोलते हैं देखते हैं वहाँ पर। तो कांग्रेस, उनका कहना था कांग्रेस इनिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ब्रिटिश रूल, ठीक है, टू काउंटर राइजिंग पॉपुलर अनरेस्ट, बट ड्यू टू पॉपुलर प्रेशर, लोगों का प्रेशर आया उसमें, ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल फोर्स, बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अप्लाइड, तो उन्होंने अप्लाई किया इस चीज़ को पढ़ने में, उन्होंने एनालाइज किया है, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्लास एनालिसिस को थ्योरी को उन्होंने अप्लाई किया है इसको अंडरस्टैंड करने में कि जो क्लास बेस्ड था कांग्रेस का वो कैसा था और नेशनल मूवमेंट कैसा था, और वो बाद में चेंज हुआ है ओवर टाइम, उनका एनालिसिस है। तो इनिशियली वो बोलते हैं कि जो कांग्रेस है और नेशनल मूवमेंट है, इनिशियली इट रिप्रेजेंटेड द बिग बोर्जुआसी, देन द अर्बन पिटी बोर्जुआसी क्लास, देन इवेंचुअली द मासेस कब आते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आते हैं। मासेस में देखो पेजेंट्री क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ये आते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आते हैं, तो चेंज होता है। बट लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि लीडरशिप जो रहा रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीड क्लास, लेकिन लीडरशिप जो रहा कांग्रेस का नेशनल मूवमेंट का वो प्रॉपर्टीड क्लासेस के पास ही रहा, हु प्रिवेंटेड एनी रेडिकलाइजेशन दैट कुड थ्रेटन देयर इंटरेस्ट। और उन्होंने क्या किया, उनके इंटरेस्ट को अगर कुछ थ्रेट हो रहा था तो वैसे रेडिकलाइजेशन को उन्होंने प्रिवेंट करने के लिए अपनी लीडरशिप अपने हाथ में रखी, जो प्रॉपर्टी क्लास है। उन्होंने यहाँ तक क्रिटिसाइज़ किया, गांधी को क्रिटिसाइज़ किया, कॉलिंग हिम द मैस्कोट ऑफ द बोर्जुआसी, ठीक है, मैस्कोट ऑफ द बोर्जुआसी कहकर उनको क्रिटिसाइज़ किया गांधी को, एंड सजेस्टेड दैट मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस वर विड्रॉन व्हेन द मासेस बिकम टू मिलिटेंट। तो आप देखोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चोरी इंसिडेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो उसके बाद तुरंत क्या करता है गांधी विड्रॉ कर देते हैं
जहाँ पे भी मास वायलेंट होता है, मासेस जहाँ पे वायलेंट होते हैं, जिस मोमेंट में गांधी ने तुरंत विड्रॉ किया, तो किसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए? ये जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, प्रॉपर्टी क्लास थे, उनको। तो आरपी दत्ता का कहना है। सो दत्ता डिस्क्राइब द कांग्रेस, तो कांग्रेस उन्होंने डिस्क्राइब किया एज हैविंग टू फोल्ड कैरेक्टर, उसका दो मुहा कैरेक्टर था। क्या था? लीडिंग पीपल अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, पहले तो इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट ले रहे थे। क्यों? बिकॉज एक कॉन्ट्राडिक्शन था बिटवीन कॉलोनियल रूल विद द कॉलोनियल रूल था। लेकिन ये बाद में रिट्रीट भी करते हैं, कोऑपरेशन जाते हैं आगे, ठीक है, उनके साथ, ब्रिटिश के साथ। क्यों? जहाँ पे भी मिलिटेंट मूवमेंट ज़्यादा वायलेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो आपका ना खुद का इंटरेस्ट है, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट है, बुर्जुआसी इंटरेस्ट है, वो खतरे में आता है जब भी मासेस वायलेंट होते हैं, तो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन में चले जाते हैं। दत्ता का ये कहना है, ठीक है, आरपी दत्ता का ये कहना है। ओके, तो मैंने ये चीज़ बताई, एम एन रॉय की मैंने बात बताई, ठीक है। आरपी दत्ता का व्यू मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ए आर देसाई की व्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। सो ए आर देसाई देखोगे तो उनका जो फेज्ड एनालिसिस व्यू है, तो उन्होंने 5 फेसेस बताए हैं इंडियन नेशनलिज्म का, अपनी किताब जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि 1948 में आता है, तो उन्होंने बताया है। तो पहला फेज, फर्स्ट फेज बताते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि ठीक है, राम मोहन जो राजा राम मोहन रहे, उससे उनसे लेकर के 1885 तक क्या चलता है। तो इट वाज इनिशिएटेड एंड सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया क्लास एंड इट वाज ए प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन, ये जो मूवमेंट चल रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बताया सेकंड फेज में 1885 टू 1905 जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है, उस टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द न्यू नासेंट बोर्जुआसी क्लास। इसमें इंग्लिश एजुकेटेड क्लास आ जाते हैं, मर्चेंट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, न्यू क्लासेस आते हैं इसमें, इस पेज में। थर्ड पेज में बात करोगे तो स्वदेशी मूवमेंट से लेकर 1918 तक चलता है, तो इट कवर्ड अ ब्रॉडर सोशल बेस। इसमें और सोशल बेस जो मूवमेंट का है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बोलते हैं वो, जिसमें क्या ना सेक्शंस ऑफ द लोअर मिडिल क्लास भी आ जाते हैं। पहले अपर मिडिल क्लास थे, अब लोअर मिडिल क्लास भी आ जा रहे हैं इसमें, ठीक है। फोर्थ फेज जब गांधी आ जाता है, उसके बाद का जो फेज रहता है, तो रोलेट सत्याग्रह टू 1934 तक की बात होती है, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट उस टाइम की। तो द सोशल बेस जो बहुत ग्रेजुअली एक्सपांड करता है और बहुत सारे मास डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग मासेस यहाँ पे आते हैं। लेकिन फिर भी लीडरशिप जो है अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास ही रहता है, तो लीडरशिप इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के पास ही रहता है। फिफ्थ फेज जो कि 1934-39 तक चलता है, इट मार्क्ड बाय द ग्रोइंग डिसेंटमेंट विद गांधीन आइडियोलॉजी। यहाँ पे कांग्रेस का राइज होता है, लेकिन कांग्रेस का किस ग्रुप का? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का, सोशलिस्ट, ठीक है, उनका राइज होता है यहाँ पर, जो कि प्रिटी बोर्जुआसी एलिमेंट्स हैं। एंड मूवमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन ये आउटसाइड कांग्रेस स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी देसाई भी कहते हैं कि दैट गांधीयन कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट क्लासेस स्टिल हेल्ड द मेन स्ट्रीम। फिर भी जो कांग्रेस का रोल था, जो कि गांधी की लीडरशिप में चला था, उसका भी रोल डोमिनेंट था, नो डाउट। कांग्रेस सोशलिस्ट लोग आए, वर्कर्स का, पीजेंट्स का यहाँ पे डिप्रेस करके बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है 1934 से 1930 के बीच में रोल। लेकिन फिर भी जो है गांधीयन रोल जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। सोवियत हिस्टोरियंस जैसे कि NM गोल्डबर्ग हैं, NVI पैब्लोव हैं, तो दे ऑल्सो मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द मॉडरेट्स, क्या मॉडरेट्स क्या थे, बिग बुर्जुआसी थे, एंड द एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, वो प्रिटी बुर्जुआसी थे, ऑन सोशल बेस वो भी सेम टाइप की बातें बोलते हैं। सबल्टन पर्सपेक्टिव की बात करोगे, सो दिस इज स्कूल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दिस इज स्कूल ऑफ नेशनलिज्म की सब जो हम बात करते हैं, जैसे कि सबल्टन व्यू में आप आ जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो सबल्टन पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो ये जो स्कूल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 1980s के पास में इमर्ज होता है एज ए पावरफुल क्रिटिक। और ये क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग जो पहले से चल रहा था, हिस्टोरिकल नैरेटिव चल रहा था, हिस्ट्री राइटिंग चल रहा था, उसके अगेंस्ट में आते हैं, एमिंग टू ब्रिंग दी वॉइसेस एंड एक्शंस ऑफ द कॉमन पीपल, कि कॉमन पीपल के वॉइसेस को हम कैसे ला पाएंगे। तो इसके लिए सबल्टन पर्सपेक्टिव आता है। तो इनकी की एस्पेक्ट की बात करोगे, किसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, पहला है तो ये एलिटिस्ट हिस्टोग्राफी को इनका जो रहता है नॉर्मल क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो द सबल्टन स्कॉलर लेड बाय रंजीत गुहा क्रिटिसाइज ऑल प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग। गुहा आर्ग्यूड दैट द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हैड बीन डोमिनेटेड बाय एलिटिज्म। ठीक है, एलिटिज्म कैसे? पहले था कॉलोनियलिस्ट एलिटिज्म इनिशियली, बाद में आते हैं बोर्जुआसी नेशनलिस्ट एलिटिज्म, इन विच देयर वाज द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल का पॉलिटिक्स का वहाँ पे कोई रोल नहीं था उनके राइटिंग में। सो इनका जो किताब है द प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, द प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, उनमें क्या बोलते हैं? तो गुहा फर्दर आर्ग्यूड एग्जिस्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल रेबिलियंस ऑफ प्रेजेंटिंग देम इन रॉन्ग वे। तो एग्जिस्टिंग हिस्ट्री जो भी है, उन्होंने क्या किया ना, पीजेंट एंड ट्राइबल रेबिलियन जो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में है, उनको रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया, ऐसा बोला इन्होंने इस किताब में। देन कंसेप्ट ऑफ एन ऑटोनोमस सबल्टन डोमेन बोलते हैं कि भाई
एक पैरेलल सबऑर्डिनेट डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा था इंडिया में, जो कि इंडिपेंडेंट था ऑफ द एलिट पॉलिटिक्स एंड पोजेस्ड एन इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग डायनामिक्स। इट्स रूट वाज इन प्री-कॉलोनियल इंडिया। तो इंडिया में जो चला था वो कांग्रेस से अतिरिक्त भी एक पैरेलल सबऑर्डिनेट डोमेन चल रहा था, उनका कहना था कि उसके साथ में, और ये जिसका जो रूट है ये कॉलोनियल रूल से पहले है इंडिया में भाई, उनका कहना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबऑर्डिनेट मोबिलाइजेशन में क्या बोलते हैं कि भाई सबऑर्डिनेट लोग जो साथ में आए मोबिलाइज हुए किस तरह से होते थे, तो बेस्ड ऑन कम्युनिटी, कास्ट, किनशिप, ट्राइबल सॉलिडारिटी, टेरिटरी, इस पे हो रहे थे वो लोग। ये हॉरिजॉन्टल था, स्पॉन्टेनियस था, कांग्रेस की तरह नहीं भाई, जो एलिट लोग थे उनकी तरह नहीं। उनका कैसा था एलिट लोगों का, वर्टिकल था, कोशिश अप्रोच था, शांति से धीरे से आराम से करेंगे। ठीक, अगेन सबऑर्डिनेट वाले कैसे थे, वायलेंट थे। एलिट वाले कैसे थे भाई, लीगलिस्टिक थे, पैसिफिक मेथड से आराम से करेंगे, लीगल वे में जाएंगे। इनका नहीं था, सबऑर्डिनेट का नहीं था ऐसा। सो द मोबिलाइजेशन वॉज सीन एज एन ऑटोनोमस रेजिस्टेंस। ये ऑटोनोमस था, ये किसी इकोनॉमिक कंडीशन पे नहीं था, ये सबऑर्डिनेट वालों का, उनका कहना था। इट एनकम्पास ट्राइब्स, यहाँ पे ट्राइब्स आए, पीजेंट्स आए, वर्कर्स आए, इवन मिडिल क्लासेस भी आते हैं। और इसका जो फोकस था ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपल लीडरशिप, नॉट जस्ट करिश्मा, कि एक करिश्मा पर्सनालिटी आया, कि एक ऑर्गेनाइजेशन आया और हो गया, नहीं। ये पीपल का इंटरप्रिटेशन अपना अलग था लीडरशिप का, इस पे ये रोल प्ले करते हैं, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, ठीक है। सो देखोगे यहाँ पे कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, देखिए, क्रिटिक ऑफ आईएनसीज नेशनलिज्म एंड इनकम्प्लीट नेशन स्टेट की, नेशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इंडियन बोर्जुआसी फेल्ड इन इट्स प्राइमरी रोल ऑफ स्पीकिंग फॉर द इंटायर नेशन, लीडिंग टू टर्मिनोलॉजी लाइक होलो नेशनलिज्म फॉर द ऑफ द अपर क्लासेस। ऐसा कुछ उनको टर्मिनोलॉजी मिला, क्योंकि इंटायर नेशन के लिए तो आप बोल नहीं पाए। ट्रू नेशनलिज्म रिसाइड, उनका कहना था कि ट्रू नेशनलिज्म रिसाइडेड इन द स्ट्रगल ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लासेस whose styles of movement often questioned bourgeoisie authority in Indian state because of bourgeoisie dominance and ideology. Indian nationalism was incomplete। तो कहते कि भाई क्योंकि आपने नेगलेक्ट कर दिया है किसको, सबऑर्डिनेट क्लास को, इसलिए जो है इंडियंस जो, क्योंकि आपका डोमिनेंट है बोर्जुआसी क्लास का, दैट्स वाई क्या इंडियन नेशनलिज्म एक इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, इनका कहना है। दे स्ट्रांगली असर्टेड दैट बोथ कॉलोनियल एंड बोर्जुआसी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज फेल्ड टू एस्टैब्लिश देयर हेजेमनी ओवर दिस सबऑर्डिनेट डोमेन। तो आप सबऑर्डिनेट डोमेन को तो हेजेमन, आप उनके ऊपर आप रूल कुछ अथॉरिटी आप नहीं कर पाए, आप फेल हो गए हो, उनका कहना है। एग्जाम्पल्स देखो तो ज्ञानेंद्र पांडे क्या बोलते हैं, जैसे उनकी किताब है पीजेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म, उसमें क्या बोला है, ही और गुड दैट द पीजेंट मूवमेंट इन अवध में जो पीजेंट मूवमेंट चला था, इट डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है ऑफ द कांग्रेस एंड एनसीएम। और पीजेंट जो वहाँ पे कर रहे थे प्रोटेस्ट हैड अ मोर एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर स्ट्रक्चर दैन कांग्रेस लीडर्स। और कहते भाई अवध में जो पीजेंट्स थे उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्गर था, यहाँ तक कि कांग्रेस लीडर्स से भी। ही नोटेड दैट पीजेंट मिलिटेंसी डिक्रीज, उन्होंने और नोटिस किया कि देखो पीजेंट मिलिटेंसी वहाँ पे कमा है, डिक्रीज हुआ है, जहाँ पे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, स्ट्रॉन्गर था, उन्होंने ऐसा बोला। स्टीफन हैनिंगम की बात करोगे तो क्विट इंडिया इन बिहार एंड द ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस की किताब है, उन्होंने पे बोलते हैं ही डिस्टिंग्विश दैट बिटवीन एन एलीट अपराइजिंग लेड बाय कांग्रेस डोमिनेटेड रिच पीजेंट्स एंड स्मॉल लैंडलॉर्ड्स एंड अ सबऑर्डिनेट रिबेलियन ड्रिवन बाय पुअर लोग। उन्होंने डिस्टिंग बताया कि भाई एलीट अपराइजिंग किसके कौन लीड कर रहा था, कांग्रेस का, जो कि डोमिनेट था कि रिच पीजेंट्स थे, स्मॉल लैंडर्स थे। लेकिन सबऑर्डिनेट रिबेलियन किसके द्वारा चल रहा था, पुअर पीपल, लो कास्ट पीपल से चल रहा था। शाहिद अमीन देखोगे गांधी आज महात्मा में बोलते हैं, एग्जामिन पॉपुलर परसेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने पॉपुलर परसेप्शन महात्मा गांधी को एनालाइज किया। उन्होंने बोला कि भाई सो दे ऑफन डाइवर्स्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कांग्रेस लीडर्स व्यूज़। कांग्रेस लीडर्स की जो व्यूज़ थे और गांधी के व्यूज़ थे, डाइवर्सिटी थी उसमें, कांग्रेस के दूसरे लीडर्स के जो व्यूज़ थे उसके साथ नहीं होते थे कभी कभी। सो गांधीज मैसेजेस स्प्रेड थ्रू रूमर्स के द्वारा फैलाए जाते थे एंड वर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मैजिकल पावर, की मैजिकल पावर है, करिज्मेटिक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगेन दिस वर इन्वोक्ड to justify violent acts like the चौरी चौरा इंसिडेंट which was contrary to गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो गांधी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल का एडवोकेट करते रहे, लेकिन चोरी चोरी से इंसिडेंट हो गए, ठीक है, तो जस्टिफाई किए गए। ठीक है, कभी कभी शाहिद अमीन बोलते हैं इस चीज़ को। सुमी सरकार देखोगे तो अपना आर्टिकल एक जो सबऑर्डिनेट स्टडीज 3 जो बुक है उसमें वो लिखते हैं, ऑब्जर्व दैट इन द बंगाल नेशनल कोऑपरेशन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो मासेस आउटस्ट्रिप्ड लीडर्स। तो मासेस ने आउटस्ट्रिप करे लीडर्स को, भाई जो लीडर्स चल रहे थे, यहाँ तक कि लीडर्स वहाँ पे डर गए और रुक गए। क्यों? क्योंकि एक सबल्टन ऑटोनोमस सबल्टन पॉलिटिकल डोमेन चल रहा था इनके द्वारा। तो ये सारे कुछ व्यूज़ हैं कि हाँ भाई नेशनल स्ट्रगल पे आप देखोगे, ठीक है, व्यूज़ हैं कुछ, ठीक है। ज्ञानेंद्र पांडे क्या बोलते हैं ये आप, ठीक है,
मासेस ऑफन आउटपेस लीडर्स विद द बंगाल वाले बात करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। ठीक है।